स्वागत है आपका MPK साहू CG चैनल में। यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट इसको डिस्कस नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट के बारे में। अब फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट में बहुत सारे फैक्टर वैसे आप लोग देख सकते हैं। मेनली मैं आपको 3 फैक्टर यहाँ पे समझाऊँगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट और मेटल हाइड्राइड इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट जो है केमिकल शिफ्ट को कैसे इफेक्ट करते हैं, केमिकल शिफ्ट बढ़ता है घटता है, ये हम लोग देखेंगे। किसी भी एलिमेंट या किसी भी जैसे कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है तो केमिकल शिफ्ट में क्या चेंजेस आता है, अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के कारण केमिकल शिफ्ट में क्या चेंजेस आता है, और मेटल हाइड्राइड के कारण केमिकल शिफ्ट में क्या चेंजेस आता है। हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में शिफ्ट होता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में शिफ्ट होता है, ये हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जैसे कि एक चार्ट पिछले वीडियो में आपने पढ़े हैं, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल शिफ्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। ये वीडियो जहाँ पे आप लोग देखें वहाँ पे आप पता चल ही गया होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ यदि कोई प्रोटॉन अटैच्ड होता है तो केमिकल शिफ्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, या हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में केमिकल शिफ्ट हो जाता है, ये हम लोग देखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कैसे प्रभावित करता है केमिकल शिफ्ट को। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इफेक्ट के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। CH3F, यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं CH3Cl, CH3Br, CH3I। यहाँ पे अगर देखा जाए ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। अब इनमें देखा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आपको पता है फ्लोरीन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। और यहाँ पे इसमें देखा जाए तो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यहाँ पे क्या आएगा, आयोडीन। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किधर की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे लेफ्ट की ओर आने से बढ़ रहा है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भाई ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम होगा, CH3 के पास। CH3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा फ्लोरीन, जबकि क्लोरीन फ्लोरीन की तुलना में कम अट्रैक्ट करेगा, ब्रोमीन फिर कम अट्रैक्ट करेगा यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से बढ़ते जाएगा। मैं अब बात करूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, जब बात करूँगा तो इस CH3 पार्ट की बात करूँगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूँगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूँगा तो इस पार्ट की मैं बात कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है ना। CH3 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। अब आपको पता ही है फार्मूला से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे कि उसके पास बीटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो बीटा इंड्यूस्ड और बीटा इफेक्टिव यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। बीटा इंड्यूस्ड और बीटा इफेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी रीजन उसका अलग अलग शिफ्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू गामा बीटा इफेक्टिव अपॉन 2 पाई। इस फार्मूला को हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और ये कैसा इफेक्ट होगा इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे बीटा इफेक्टिव इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, बीटा इफेक्टिव इक्वल्स टू हमने पढ़ा था बीटा 0 अपॉन बीटा आई। तो यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। तो इंड्यूस्ड बीटा आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो सकता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका ज़्यादा है, CH3 का ज़्यादा है। अब इसलिए इधर साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो बीटा आई भी ज़्यादा होगा। जब बीटा आई ज़्यादा होगा, बीटा आई यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब इसलिए यहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, ये बीटा आई भी ज़्यादा है। जब बीटा आई ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, बीटा इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। बीटा आई यहाँ पे मोर बीटा आई, और यहाँ पे बीटा इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा। और जब बीटा इफेक्टिव लो होगा तो आपको पता है बीटा इफेक्टिव यहाँ पे है,
ये जो बीटा इफेक्टिव यहाँ पे ये लो है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं क्या होगा। बीटा इफेक्टिव लो होने के कारण फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जब बीटा इफेक्टिव लो होगा तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है मतलब बीटा इफेक्टिव क्या होगा, हाई होगा, मोर होगा। अब बीटा आई यहाँ पे हाई होगा, बीटा आई हाई होगा तो बीटा इफेक्टिव क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इस फार्मूले से आप लोग देखते हैं जब ये ज़्यादा होगा तो बीटा इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब बीटा इफेक्टिव कम है तो इस फार्मूला से देखते हैं कि बीटा इफेक्टिव जब कम है तो फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या आ जाएगा, कम आएगा। तो अब इसलिए आप लोग देख सकते हैं एक टीएमएस स्केल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो टीएमएस स्केल में जो CS3 है वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में सिग्नल देगा, मतलब CS3 जो आई है वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में देगा सिग्नल, और CS3 जो F है वो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में सिग्नल देगा। ऑब्वियसली ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये लोअर टू हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में सिग्नल हमको मिलेगा। इससे पहले जो चार्ट मैंने बताया था, चार्ट में भी आपने देखा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ही अटैच होगा किसी प्रोटॉन के साथ, उसका फ्रीक्वेंसी रीजन जो लोअर से हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में वो केमिकल शिफ्ट उसका शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये केमिकल शिफ्टिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से इसको प्रभावित करता है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा उतना ज़्यादा उसका केमिकल शिफ्ट हायर फ्रीक्वेंसी रीजन की ओर शिफ्ट होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कंप्लीट है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में कुछ बेसिक एग्जांपल आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे। तो अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरोमेटिक प्रोटॉन की हम लोग बात करते हैं। अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में पहला हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक प्रोटॉन के बारे में। अब एरोमेटिक जैसे ही बोलता हूँ सब समझ जाएंगे कि क्या आ गया यहाँ पे, बेंजीन। अब बेंजीन का जो ओरिएंटेशन होगा ये डिपेंड करेगा, यहाँ पर टोटल जो डिपेंडेंसी है वो ओरिएंटेशन करेगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे बीटा 0, ये हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं बीटा 0 से। अब जैसे बीटा 0 यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे, बेंजीन का जो ओरिएंटेशन होता है ये ओरिएंटेशन ही मैटर करता है इसका केमिकल शिफ्ट हाई होने के लिए। आपको पता है कि केमिकल शिफ्ट यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो एक रीज़न हमको मिलेगा यहाँ पे कि 2 रीज़न हमको मिल जाएगा यहाँ पे, शिल्डेड और डीशिल्डेड रीजन। एक इस रीजन को मैं क्या बोलूँगा, शिल्डेड रीजन बोलूँगा, और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, डीशिल्डेड रीजन बोलूँगा। स्पेलिंग देख लेंगे आप। शिल्डेड रीजन डीशिल्डेड रीजन में अंतर क्या होगा, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, जबकि यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है इसी सेम डायरेक्शन में है, जबकि ये डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अपोजिट डायरेक्शन ये शिल्डेड रीजन में, और डीशिल्डेड वाला जो इसके सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो इसका ये होता क्या है, इसका इफेक्ट ये होता है, यहाँ पे 2 रीजन क्लियर कट क्रिएट हो जाएंगे, एक शिल्डेड रीजन है एक डीशिल्डेड रीजन। और बेंजीन के जो सारे प्रोटॉन हैं वो सारे के सारे प्रोटॉन कौन से रीजन में आते हैं, यहाँ पे ये मैटर करता है इसके केमिकल शिफ्ट के लिए। तो ये जो होता है सारे के सारे जो प्रोटॉन हैं बेंजीन के, वो सारे के सारे जो प्रोटॉन हैं वो अल्टीमेटली मैं बात करूँगा तो ये इस रीजन में यहाँ पे आएंगे, डीशिल्डेड रीजन में आएंगे। तो डीशिल्डेड रीजन में आने के कारण क्या होता है, इसका जो केमिकल शिफ्ट होता है वो इंक्रीज़ होता है। और केमिकल शिफ्ट इंक्रीज़ होने का पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ से कहाँ इसका केमिकल शिफ्ट होता है, 6.5 से लेकर 8 तक का केमिकल शिफ्ट, 6.5 से 8 ppm तक का केमिकल शिफ्ट यहाँ पे बेंजीन सिस्टम में यहाँ पे मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर और अटैच हो जाए तो केमिकल शिफ्ट और ऑब्वियसली बढ़ेगा उस साइड का। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्डिहाइडिक या ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक, इसमें क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओलिफिनिक में। ओलिफिनिक इससे
इसी के साथ हम लोग sp2 कार्बन में पढ़े थे उस चार्ट में कि उसमें क्या होता है। तो ये नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ओलिफिनिक प्रोटॉन के बारे में। ओलिफिनिक का जो केमिकल शिफ्ट होता है वो जनरली होता है यहाँ से, ओलिफिनिक का केमिकल शिफ्ट हम लोग पढ़े थे 5.5 से लेकर 7 तक का। ये ओलिफिनिक यहाँ पे प्रोटॉन है, इस sp2 कार्बन है ओलिफिनिक, यहाँ पे उसका केमिकल शिफ्ट होता है 5.5 से लेकर 7 तक। इसका कारण क्या होता है? तो जनरली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई भी ओलिफिनिक, यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे ले लेते हैं, ये ओरिएंटेशन यहाँ पे मैटर करेगा। और ये ओरिएंटेशन यहाँ पे ये H है और ये H है। जैसे यहाँ पे β0 हम लोग अप्लाई करेंगे, इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी यहाँ पे जनरेट हुआ, और इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हुआ यहाँ पे मूवमेंट, ये जो अपोजिट, ये जो वाला पोर्शन अपोजिट मूवमेंट करेगा, ये वाला पोर्शन पैरेलल मूवमेंट करेगा। तो ये जो है डीशिल्डेड है, ये शिल्डेड रीजन है, और ये जो रीजन है डीशिल्डेड रीजन है। शिल्डेड और डिशिल्डेड रीजन आप लोग यहाँ पे देखें, शिल्डेड रीजन में होने के कारण इस पोर्शन में तो प्रोटॉन कुछ है नहीं, पूरे इसके प्रोटॉन कहाँ पे हैं? डिशिल्डेड रीजन में है। अब इसलिए डिशिल्डेड रीजन में ओरिएंटेशन होने के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, और पैरेलल दिशा में यहाँ पे, पैरेलल दिशा में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में यहाँ पे जाएगा, और पैरेलल डायरेक्शन में जाने के कारण ही ये डिशिल्डेड रीजन में प्रोटॉन होने के कारण ही इसका केमिकल शिफ्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये ओलिफिनिक प्रोटॉन इस तरह से अपना केमिकल शिफ्ट बढ़ता है, उसका कारण यही है, इसका ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ओलिफिनिक, और ये तो पढ़ लिया। अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं एल्डिहाइडिक में। एल्डिहाइडिक में क्या होता है? एल्डिहाइडिक में मात्र आपको चेंजेस करना होगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन एटम। तो आप लोग देख रहे हैं कि शिल्डेड रीजन में तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं, ओलिफिनिक से यहाँ पे चेंजेस, एल्डिहाइड में हमको क्या करना पड़ा यहाँ पे? एल्डिहाइडिक में यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट आता है वो और बढ़ जाता है, 8 से लेकर 10 ppm तक यहाँ पे एल्डिहाइडिक में यहाँ पे आएगा। और वहाँ पे होता क्या है? शिल्डेड रीजन में कोई भी प्रोटॉन यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे जो भी प्रोटॉन है वो डिशिल्डेड रीजन में है। ऊपर से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, वो भी कैसे प्रोटॉन? डिशिल्डेड प्रोटॉन जो है ये डिशिल्डेड रीजन में है, डिशिल्डेड प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, और इसी कारण इसका जो केमिकल शिफ्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में 8 से 10 ppm के स्थान पर देता है केमिकल शिफ्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक का। तो कार्बोक्सिलिक में भी सेम चीज़ यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक में OH, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये भी क्या होता है? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और दोनों प्रोटॉन कैसे हैं? डिशिल्डेड रीजन में है। तो इस कारण यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह में भी, कार्बोक्सिलिक जो होता है उसमें भी जो केमिकल शिफ्ट होता है हाई रीजन में आता है, और ये रीजन जनरली होता है यहाँ पे 11 से लेकर 12.5 तक का रीजन यहाँ पे आपको मिलेगा केमिकल शिफ्ट। और ये इसका सारा रीजन क्या है कि इसका ओरिएंटेशन ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा होता है कि सारे के सारे प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? डिशिल्डेड रीजन में होते हैं सारे के सारे प्रोटॉन, और उन प्रोटॉन डिशिल्डेड रीजन में होने के कारण ही इनका जो केमिकल शिफ्ट होता है वो इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट हम लोग एक लास्ट फैक्टर हम लोग देखते हैं मेटल हाइड्राइड के बारे में। मेटल हाइड्राइड होता क्या है इसमें, और केमिकल शिफ्ट को कैसा इफेक्ट करता है? केमिकल शिफ्ट घटता है या बढ़ता है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेटल हाइड्राइड। अब ये मेटल हाइड्राइड के कारण यहाँ पे केमिकल शिफ्ट क्या होता है? तो मेटल हाइड्राइड कहने का मतलब मेटल से कोई भी यदि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, हमको ये पता है कि मेटल से जब हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो हाइड्रोजन वहाँ पे एज ए प्रोटॉन बिहेव नहीं करता, वहाँ पे ऐसे हाइड्राइड आयन बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम लोग केमिकल शिफ्ट देख रहे हैं प्रोटॉन का जनरली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहता है, 0.5 से लेकर 1.5 तक आप लोग देखें sp3 कार्बन से भी अगर अटैच्ड है प्रोटॉन तो। लेकिन यहाँ पे
प्रोटॉन टाइप बिहेवियर नहीं करता, यहाँ पे माइनस चार्ज बिहेव करता है जो हाइड्रोजन है जब मेटल से अटैच्ड होता है तो, और माइनस चार्ज के टाइप बिहेवियर करने के कारण ही इसका जो फ्रीक्वेंसी रीजन होता है वो माइनस में आता है। -14 तक का आपको सिग्नल यहाँ पे मिलेगा अलग अलग एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो। ये इसलिए ये जो होता है लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में, लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में यहाँ पे केमिकल शिफ्ट होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में। और TMS स्केल की अगर मैं बात करूँ, ये 0 है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन है, और ये हायर फ्रीक्वेंसी रीजन है। इससे भी लोअर ये इधर की ओर माइनस साइड में हाइड्रोजन का फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा TMS स्केल में। और यही जो खासियत है इसको, हाइड्राइड आयन का अगर यहाँ पे उपस्थित है, किसी मेटल के साथ अटैच है, तो मेटल वहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर करेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्राइड आयन की तरह बिहेवियर करेगा। और इसी हाइड्राइड आयन बिहेवियर के कारण इसका जो केमिकल शिफ्ट होगा वो होगा माइनस में और होगा। और तो ये केमिकल शिफ्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यदि अटैच्ड होगा तो केमिकल शिफ्ट उसका बढ़ जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में शिफ्ट होगा। वहीं पे सिल्डेड रीजन में अगर प्रोटॉन है तो केमिकल शिफ्ट उसका लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में हो जाएगा। लेकिन डीसिल्डेड रीजन में यदि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन वहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एक हम लोग देखते हैं कि एसिटाइलिनिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटाइलिनिक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में ही है। इसको और थोड़ा सा डील कर लेते हैं। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में भी है ये, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में एसिटाइलिनिक। तो एसिटाइलिनिक प्रोटॉन होता है वो, एसिटाइलिनिक कहने का मतलब यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड जो प्रोटॉन है वो कैसे बिहेवियर करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक कार्बन यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे, तो इनका ओरिएंटेशन है, जैसे हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे करते हैं तो इनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का होता है। और ये आप देख ही रहे हैं कि जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कैसे अरेंजमेंट है, इनका ओरिएंटेशन कैसा है। तो दोनों के दोनों प्रोटॉन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिल्डेड रीजन में है। ये दोनों प्रोटॉन है वो कैसा रीजन में आ जाएगा, यहाँ पे सिल्डेड रीजन में प्रोटॉन होने के कारण यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है सिल्डेड रीजन में है। और इस सिल्डेड रीजन में होने के कारण ही इनका जो केमिकल शिफ्ट होता है वो जनरली लोअर फ्रीक्वेंसी पे मिलता है। जनरली हम लोग चार्ट में देख चुके थे कि 2 से 3.5 ppm तक का इसका केमिकल शिफ्ट हमको मिलता है। तो इतना ही इसका केमिकल शिफ्ट मिलता है। इसका ओरिएंटेशन के कारण है क्योंकि दोनों के दोनों प्रोटॉन कहाँ पे हैं, वो सिल्डेड रीजन में है, और डीसिल्डेड रीजन में इसके एक भी प्रोटॉन नहीं है। तो सिल्डेड रीजन में होने के कारण इसका जो केमिकल शिफ्ट होता है लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन की ओर शिफ्ट होता है। तो आपने अब देखा कि इसमें हमने फैक्टर इफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जब अटैच होता है तो केमिकल शिफ्ट क्या होता है ये देख लिए। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, मेटल हाइड्राइड के बारे में देखे, अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट देखें, और अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में अलग अलग यहाँ पे देख लिए कि एल्डिहाइड में देख लिए। तो ये सारे जो हैं कुछ और इफेक्ट होंगे आप देखेंगे। ये इतना काफ़ी है, बहुत बेहतरीन है। एक हम समझ सकते हैं कि ओरिएंटेशन बेस पे है टोटल, यहाँ पे ओरिएंटेशन बेस पे क्वेश्चन आते भी हैं। तो इस चीज़ को नोट्स आप लोग अच्छे से बनाएंगे और समझेंगे, इस चीज़ को बहुत आसान समझ सकते हैं इससे। और अच्छा लगा बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है, और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।